तक हम लोग ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़े? ज्योमेट्री में विभिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में पढ़े, है ना, बेसिक से लेकर सभी चीज। त्रिभुज के बारे में पढ़ा, बहुभुज के बारे में पढ़ा, ठीक है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ा। जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, वो लास्ट टॉपिक में यही था कि चतुर्भुज के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो 6 प्रकार के चतुर्भुज आप सभी को पढ़ाए गए, ठीक है। टोटल 6 प्रकार के चतुर्भुज आप सभी के पढ़ाए गए हैं। चैट सेक्शन में सभी लोग नाम लिखकर बताओ, कौन कौन 6 प्रकार के चतुर्भुज आपको पढ़ाया गया है, ये चैट में लिखकर बताओ। जो भी आपको नाम याद आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सभी लोग लिखकर बताएंगे कि कौन कौन से 6 चतुर्भुज आपको पढ़ाया गया है। 6 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। चैट में लिखोगे, ठीक है। एक हमारा आंसर आया आयत, ठीक है, आयत आपको पढ़ाया गया। और क्या होता है? एक होता है पतंग यानी काइट। आयत मतलब रेक्टेंगल, पतंग मतलब काइट, ये दो हुआ। अच्छा, बाकी लोग भी बताओगे, सभी लोग जिसको जो याद है चतुर्भुज के नाम लिखो। और क्या होता है? वर्ग होता है यानी स्क्वायर, है ना, वर्ग के बारे में पढ़ाया गया। हाँ, एक है समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो एक समलंब चतुर्भुज भी आप सभी को पढ़ाया गया, ठीक है। और क्या होता है? अच्छा, क्वाड्रिलेटरल तो चतुर्भुज को ही कहते हैं लोकेश, क्वाड्रिलेटरल तो चतुर्भुज ही कहते हैं। चतुर्भुज के प्रकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो, दो और बच गया। और कौन दो से चतुर्भुज बच गए? आयत, पतंग, वर्ग और समलंब चतुर्भुज तो लिख दिया गया। और कौन सा दो चतुर्भुज छूट गया है? एक समांतर चतुर्भुज, है ना, एक है समांतर चतुर्भुज जिसे पैरेललोग्राम कहते हैं, है ना। और एक कौन सा छूट गया? एक हमारा है समचतुर्भुज, है ना, एक समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। तो ये सभी 6 आकृतियों के बारे में पढ़ाया गया। इसके बाद इन सभी के गुणों के बारे में पढ़ाया गया, ये सभी को आपको पता है। अगर लास्ट क्लास की बात की जाए, तो जो लास्ट क्लास थी आपकी, उस लास्ट क्लास में ये दो चीज आपको पढ़ाया गया था। समचतुर्भुज होता क्या है और वर्ग होता क्या है ना, और इनके प्रॉपर्टीज क्या है। वर्ग और समचतुर्भुज के बारे में अगर मैं याद दिलाऊं, तो आपको ये याद होगा कि समचतुर्भुज और वर्ग ये दोनों ही ऐसे चतुर्भुज थे, ठीक है, ये दोनों ऐसे चतुर्भुज थे जिसके सभी भुजा बराबर होती है ना। तो समचतुर्भुज ये दोनों में समानता है, ये ध्यान दीजिएगा। समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में भी सभी भुजा बराबर होती है। तो अंतर क्या होता है? तो आप पहचानोगे कैसे? अंतर ये होता है कि वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के होंगे और समचतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो आप अगर आकृति देखना चाहो, तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, तो इस आकृति को आप क्या बोलोगे? समचतुर्भुज बोलोगे। अगर मैं कह रहा हूं इसकी सभी भुजा बराबर है ना, इस तरीके से लाइन देने का क्या मतलब हुआ? ये लाइन देने का मतलब ये हुआ कि सभी भुजा बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है? यह एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अब अगर मैं यही फिगर फिर से बनाऊं, लेकिन सभी कोण को 90 डिग्री कर दूं, ठीक है, ऐसा समचतुर्भुज बनाऊं जिसके सभी कोण 90 डिग्री है, तो इसका एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है और इसे कहते हैं हम वर्ग, ठीक है। तो इस आकृति को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। सभी भुजा भी बराबर हैं और सभी कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये दो चीज लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, आप सभी को याद होगा, हाँ या ना लिखकर बताएं। ये दोनों ही चीज बताई गई थी, इसके प्रॉपर्टीज पढ़ाए गए थे। अगर ये चीज याद है आपको, तो अभी हम लोग इस पे आधारित एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे ये पता चलेगा आपको कितनी बातें याद है। और आपको पता है, आप सभी लोग हमेशा क्लास कर रहे हो, तो कोई भी चैट में आंसर नहीं लिखेगा, तो कोई भी बोल के आंसर नहीं बताएगा। सभी लोग कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में ही आंसर करेंगे, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पर देखो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़े और आंसर करने की कोशिश करो। अभी के लिए मैं चैट को बंद कर रहा हूं, ठीक है, अभी चैट में आप कुछ भी लिख नहीं पाओगे। अभी पोल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में आपको ओएस की लंबाई दी गई है और वाई का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो वाई कहाँ पर है, वाई की लंबाई क्या होगी। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस आकृति में चतुर्भुज के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है कि यह जो चतुर्भुज है वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो आपको आकृति देख के पहचानना है, तो आपको आकृति देख के ही पहचानना है कि यह सर ये आकृति। क्वेश्चन आपका दिख रहा है। क्या बता रहे, फिर से बोलो।
सर ये क्वेश्चन थोड़ा आधा दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा। क्यों आधा नहीं दिखना चाहिए? पूरा तो दिख रहा है, मैं तो देख पा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। अच्छा, दिख कोई रहा भी है सर। दिक्कत, अगर इस तरीके से कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो एक बार जल्दी से आप लेफ्ट करो और फिर से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन सही दिख रही है। अच्छा, काफी कम लोगों के आंसर क्यों आए हैं? जल्दी जल्दी से जाएं, आंसर करें। पोल सेक्शन में आंसर जरूर किया करें, अगर पोल सेक्शन आप में आता है तो आंसर जरूर करें। काफी कम लोगों के आंसर आए, इसलिए मैं अभी तक रुका हूँ। ये क्वेश्चन काफी आसान है। देखो, ओएस की लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर है तो वाई का मान क्या होगा? तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, पहले तो ये आपको पहचानना होगा। उसके बाद आपको उसके गुणों के बारे में आपको पढ़ाया गया है, तो गुण को याद करो और उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। चलो 5 सेकंड और रुक रहे, 5 सेकंड में पोल को एंड कर दूंगा। आंसर काफी कम लोगों के आए हैं अभी भी। चलो, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है ना। और अब चैट ओपन है, अब चैट में भी आंसर कर सकते हो। अगर आप पोल में किसी भी वजह से आंसर नहीं कर पाए हो तो चैट में अब आंसर कर सकते हो। और अगर वो पोल आता है तो पोल में ही आंसर किया करो, पोल में आंसर करोगे तभी एक डेटा आता है आपका कि आपने आंसर किया है, ठीक है? अदरवाइज ये पता नहीं चलेगा आपने आंसर किया या नहीं किया। देखो, सबसे पहले अगर मैं ये क्वेश्चन पढूं तो इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताया गया कि आकृति कैसी है। लेकिन अगर आप चतुर्भुज को देखोगे तो आपको पता चलेगा इसके सभी भुजा बराबर है ना? तो अगर सभी भुजा बराबर है तो आपको ये पता है कि या तो ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा, मतलब या तो स्क्वायर होगा या रॉम्बस होगा, यही दो में कोई एक हो सकता है। उसके बाद आप अगर इसके कोण को देखोगे तो आप बोलोगे कहीं पर भी 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा। 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा तो ये वर्ग नहीं हो सकता। तो हमें क्या पता चला कि यह जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले तो मैं यही पहचाना कि ये पी क्यू आर एस क्या है, समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज तो पता चल गया, तो समचतुर्भुज के गुणों के बारे में देखो। तो यहाँ पर ओएस की लंबाई 2 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपको यह पता है ना कि किसी भी समचतुर्भुज में यानी रोम्बस में उसके जो डायगोनल होते हैं यानी जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का क्या मतलब हुआ? बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर दो विकर्ण आपको बना के दिखा रहा हूँ, एक क्यूओ क्यू एस और एक पी आर, तो इसके विकर्ण क्या होंगे? बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब ओ एस की लंबाई और ओ क्यू की लंबाई बराबर होगी, ओपी की लंबाई और ओ आर की लंबाई बराबर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ओ एस की लंबाई जो होगी वो ओ क्यू के बराबर होगा। यही तो पढ़ाया गया था आपको, ये गुण में पढ़ाया गया था। समचतुर्भुज के गुण में पढ़ाया गया था कि विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजित करते हैं। और ओ क्यू ही हमारा क्या है, वाई जो है वह ओ क्यू है ना? तो हम कहेंगे ओ एस की लंबाई अगर 2 है तो ओ क्यू की लंबाई भी 2 होगी, और ओ क्यू को ही आप वाई बोल रहे हो। तो वाई का मान कितना होगा? वाई का मान 2 सेंटीमीटर होगा। हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हुआ। ये समझ में आया या नहीं आया? काफी कम लोगों के आंसर आए थे, ऐसा क्यों? ये आ तो गया काफी सर, आसान था क्वेश्चन। आ गया सर, आ गया। अच्छा, चैट में लिखोगे आप, कोई भी अगर डाउट हो चैट में लिखोगे, माइक नहीं ऑन करोगे, माइक अपना बंद रखो। पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग होती है ना? चलो, हाँ, बहुत लोगों के आंसर ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या? 2 सेंटीमीटर, यानी वाई का मान 2 होगा। चलिए, अगर ये समझ में आ गया सभी को, तो अब क्या करते हैं, आज की फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो आपको बताया गया कि आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग वृत्त यानी सर्कल पढ़ेंगे। अब वृत्त में भी क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, मतलब सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वृत्त आपको पता है। जैसे ही मैं वृत्त बोलूं तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वृत्त होता कैसा है, आप सभी ने पढ़ा है, देखा होगा आप सभी ने, ठीक है?
तो सबसे पहले देखेंगे मैथ्स में यानी गणित में वृत्त को डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद वृत्त पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, और उन टर्म्स के कुछ गुण भी आपको पता होने चाहिए। तो वो सभी चीजों को एक एक करके देखते जाएंगे। मतलब सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेंगे सेंट सर्कल का। उसके बाद सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड यानी केंद्र, त्रिज्या, व्यास और जीवा, ये सारे क्या होते हैं, इनके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं वृत्त का डेफिनेशन क्या है, मैथ्स में आप डिफाइन कैसे करोगे। दो डेफिनेशन क्या है, तो लिखा क्या गया है, एक तल पर। अच्छा, तल किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर अगर तल लिख दिया गया, हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो तल किसे कहते हैं, तो तल कुछ नहीं होता। जैसे आपके पास एक कॉपी हो, तो कॉपी का जो पेज है उसे ही आप एक तल कर सकते हो, एक सरफेस, कोई भी सतह को आप तल कर सकते हो। आपके स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड है, तो उस ब्लैक बोर्ड को आप तल कर सकते हो। आपका जो टेबल है, मोबाइल का जो स्क्रीन है, इन सभी को आप एक तल कर सकते हो, एक सतह कर सकते हो। ठीक है, तो आप वृत्त बनाओगे कहाँ, अपने कॉपी पे बनाओगे, अपने ब्लैक बोर्ड पे बनाओगे, है ना। तो कोई भी तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। अब अगर इस डेफिनेशन को आप पढ़ोगे तो कहोगे मुझे तो वृत्त पहले से पता था कि होता कैसा है, लेकिन ये डेफिनेशन कुछ भी समझ में नहीं आया, ये डेफिनेशन तो बहुत कठिन चीज है। तो आपको इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मान लो आप एक बिंदु लो, ठीक है, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन में, इसकी परिभाषा में दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला स्थिर बिंदु, दूसरा निश्चित दूरी। ठीक है, दो चीज इंपॉर्टेंट है, स्थिर बिंदु और निश्चित दूरी। देखो ये क्या है, मान लो एक बिंदु मैं यहां पर लिया, ठीक है, यह बिंदु आपको दिख रहा होगा, बिंदु ले लिया। अब मैं कह रहा हूं इससे 2 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु बनाओ। कितना, 2 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु बनाओ। तो आप कहोगे ठीक है, मैं 2 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु यहां पर बना दिया। ठीक है, और इस बिंदु का नाम आप क्या दे दिए, इस बिंदु का नाम आप दे दिए पी। ठीक है, कितने दूर पे, 2 सेंटीमीटर दूर। अब मैं क्या करूंगा कि इस बिंदु ओ से, ठीक है, बिंदु ओ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई और भी बिंदु बनाई जा सकती है क्या, हाँ या ना, चैट में लिखकर बताओ। बिंदु ओ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई और भी बिंदु बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती है, हाँ बनाई जा सकती है। तो आप एक और बिंदु बना दोगे, कहोगे हाँ बिल्कुल मैं बना सकता हूँ, एक बिंदु यहां पर बना दिया। ठीक है, यह भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। देखो इससे आपको परिभाषा समझ में आ जाएगा कि वृत्त को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, बिंदु क्यू भी 2 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब बिंदु ओ और क्यू की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है, ओपी की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है, और ओ क्यू की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है। और कोई बिंदु बना सकते हो क्या, तो बोलोगे हाँ मैं तो काफी सारे बिंदु बना सकता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे मैं काफी सारे बिंदु बना सकता हूँ, है ना, जो सभी के सभी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब आपको दिख रहा होगा ये सभी बिंदु जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है ना। बिंदु ओ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर सभी बिंदु है, इस वाले बिंदु से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप जितने भी बिंदु बना सकते हो। ठीक है, आप अगर सभी बिंदु को बना दोगे, मान लो ऐसे ऐसे करके आप सभी बिंदु को बना दोगे, तो इन सभी बिंदु को आप अगर मिलाओ, तो यह हमारे पास जो आकृति बनता है उसी आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा उस तल में आप जितना भी बिंदु बना सकते हो, उन सभी बिंदु को आप मिला के बना के मिला दोगे, तो उस आकृति को वृत्त कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं एक बिंदु ओ लूं, जिसे स्थिर बिंदु कहते हैं, ठीक है, ये स्थिर बिंदु है। अब यहाँ पर जितने भी बिंदु आपको दिख रहे होंगे पहले से, ठीक है, ये सभी की दूरी इससे बराबर है ना, जितने भी बिंदु आपको दिख रहे हैं सभी के सभी इस बिंदु, निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पे है ना। अब मैं इन सभी बिंदु को मिला दूं, तो जो आकृति आपको दिखता है, ठीक है, उसी आकृति को क्या कहेंगे, उसी आकृति को वृत्त कहेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। तो वृत्त, अब आप इसका डेफिनेशन पढ़ो। अब डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब एक तल पर यानी कोई भी सतह पर उन सभी बिंदुओं का समूह, मतलब जितने भी बिंदु आप बना सकते हो उन सभी का समूह अगर लेंगे, जो एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो वह वृत्त कहलाता है। मतलब यह बिंदु क्या है, यह एक स्थिर बिंदु है, और इस वृत्त पर जितने भी बिंदु होंगे, ध्यान से देखिएगा, इस वृत्त पर जितने भी बिंदु होंगे, अनगिनत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है,
तो ये सभी के सभी बिंदु क्या हैं, इससे बराबर दूरी पर है ना, निश्चित दूरी पर है। तो वही चीज लिखा गया है कि एक निश्चित दूरी पर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे आकृति को क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे, यानी सर्कल कहेंगे। तो सर्कल का डेफिनेशन तो आपने समझ लिया कि सर्कल बनता कैसे है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषा क्या है इसकी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अभी आपको यहाँ पर दैनिक जीवन में आप सर्कल कहाँ कहाँ देखते हो, यानी वृत्त कहाँ कहाँ पर देखते हो। तो कोई भी पहिया, आप लोग गाड़ी देखते हो, रथ देखते हो, बाइक देखते हो, ट्रक देखते हो, ये सभी में जो भी पहिया होंगे वो पहिया हमेशा किस शेप के होंगे, वृत्त के आकार के होंगे। तो कोई भी पहिया जो होगा वो वृत्ताकार आकृति का होगा, है ना। पहिया हमेशा कैसा होता है, वृत्ताकार यानी सर्कुलर शेप का होता है। हाँ, जो घड़ी है, अब बोलोगे सभी घड़ी क्या वृत्ताकार होता है, नहीं, सभी घड़ी तो वृत्ताकार नहीं होती है। आप अलग अलग डिजाइन में भी घड़ी बना सकते हो, ऐसा घड़ी भी आप देखे होगे, है ना। घड़ी तो किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो घड़ी आपको दिख रहा है इस इमेज में, यह घड़ी कैसा है, यह एक वृत्त के आकार का घड़ी है, ठीक है। यह जो आपको दिख रहा है पिज्जा, है ना, तो यह पिज्जा जो है, पिज्जा किस शेप का होता है, यह भी एक वृत्त के आकार का होता है, सर्कुलर होता है ना। आप सभी लोग बताओ, इसके अलावा पहिया, घड़ी और पिज्जा को छोड़कर इन तीनों के अलावा और क्या दैनिक उदाहरण आप बता सकते हो जो वृत्त की आकृति की होती है, ये चैट में लिखकर बताओ। एक आंसर आया था रोटी, हाँ बिल्कुल, रोटी भी क्या होगा, रोटी भी सर्कल होगा यानी वृत्त होगा, ठीक है। और बताओ, चांद, चांद दिखता तो वृत्ताकार है, चांद सूरज जो हाँ ध्यान से सुनिएगा, चांद सूरज क्या है, दिखता तो वृत्त के आकृति का है, लेकिन वो वृत्त नहीं होता। आपको पता है पृथ्वी क्या वृत्त है, पृथ्वी एक गोला है ना। तो चांद और सूरज भी गोला होते हैं। सिक्के, ये आंसर सही था, कड़ा, सिक्का, चूड़ी, हाँ, चूड़ी कह सकते हो, कड़ा कह सकते हो, सिक्का कह सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, हाँ, ये सारे के सारे क्या है, वृत्त के आकार के होते हैं। काफी एग्जाम्पल आप बता सकते हो, रोटी को कह सकते हो, पूरी कह सकते हो, है ना, ये सारे के सारे वृत्ताकार होते हैं। आप दैनिक जीवन में काफी वृत्त देख सकते हो। चलो, अच्छा एक क्वेश्चन ये बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बॉल, क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल आप जो जानते हो, यानी गेंद, यह गेंद वृत्ताकार होता है क्या, हाँ या ना, वृत्त है क्या गेंद, गेंद को आप वृत्त बोलोगे या नहीं बोलोगे, हाँ या ना, बस इतना बताओ। तो देखो इसका आंसर है नहीं, गेंद को आप वृत्त नहीं बोलोगे, ठीक है। आप सभी लोग वाई बोल रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वृत्त को हम, गेंद को या बॉल को वृत्त नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि बॉल को देखो, आप ये देखना, चूड़ी को आप अपने पेज पे जब रख दोगे तो उसकी कोई मोटाई नहीं होगी, ठीक है, वो पेज पे रखा जाएगा। लेकिन अब जब बॉल को या गेंद को जब आप अपने कॉपी पे रखते हो तो उसकी एक मोटाई होती है ना। तो एक वो 3 डायमेंशन शेप होता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक मोटाई हो जाती है गेंद की, इसलिए उससे गेंद को क्या कहेंगे, गेंद को गोला कहते हैं ना। एक गोला के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा आगे, ठीक है। तो गेंद को आप वृत्त नहीं बोलोगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या पढ़ते हैं, वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ सर्कल क्या होते हैं। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनते जाना है। तब वृत्त का केंद्र क्या कहलाएगा, यानी सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा। तो देखो अभी आपको क्या बताया गया, कि एक स्थिर बिंदु के बारे में आपको अभी पढ़ाया गया था, कि एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदुओं का समूह होगा, अगर सभी को मिला दें तो हम क्या कहेंगे, वो आकृति वृत्त है। तो ये जो स्थिर बिंदु था, उसी स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, उसी स्थिर बिंदु को केंद्र कहते हैं, है ना। उसी स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो ध्यान से देखिए डेफिनेशन क्या है, वृत्त पर स्थित सभी बिंदु जिस स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर हैं, वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाऊं, अब यहाँ पर एक बिंदु वृत्त के अंदर ऐसा दिख रहा है, वृत्त पर आप जितने भी बिंदु बना रहे हो, ठीक है, आप अनगिनत बिंदु बना सकते हो, है ना। तो आप इस वृत्त पर अनगिनत बिंदु बना सकते हो, और ये सभी के सभी, ध्यान से सुनिएगा, ये सभी के सभी जो भी बिंदु आपको दिख रहे हैं, पी, क्यू, आर, एस, ये सभी के सभी जिस भी बिंदु से बराबर दूरी पर है, उस बिंदु को केंद्र कहेंगे। मतलब देखो, पी ओ से अगर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ओ क्यू भी 4 सेंटीमीटर होगा, ओ आर भी 4 सेंटीमीटर होगा, ओ एस भी 4 सेंटीमीटर होगा।
तो बराबर दूरी पर, जिस बिंदु से बराबर दूरी पर है वही बिंदु क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा, उसी को हम सेंटर कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया बताओ। सेंटर यानी केंद्र किसे कहते हैं, ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो, हमेशा एक स्थिर बिंदु जो होगा उसे कहते हैं केंद्र। चलो, अब अगर केंद्र आप समझ गए तो उसके आगे हमें क्या समझना है, त्रिज्या किसे कहते हैं यानी रेडियस किसे कहते हैं। तो त्रिज्या कैसे डिफाइन करोगे या रेडियस कैसे डिफाइन करोगे। तो देखो, अभी आपको दो चीज, जब जब वृत्त का डेफिनेशन पढ़ाया जा रहा था तभी आपको दो चीज बोला गया इंपॉर्टेंट है। एक स्थिर बिंदु के बारे में बोला गया था ना, स्थिर बिंदु है, दूसरा निश्चित दूरी। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्थिर बिंदु और निश्चित दूरी। तो स्थिर जो बिंदु था उसे ही हमने केंद्र कहा। अब ये जो निश्चित दूरी है मतलब केंद्र और वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु के बीच की दूरी। जैसे यहां पर एक बिंदु ले लिया गया P और केंद्र को मैं O लिख दे रहा हूं। तो O और P की जो दूरी आपको दिख रहा है यही OP को हम क्या कहेंगे, इसे ही हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, मतलब वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी को ही वृत्त का त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, मतलब वृत्त का केंद्र, देखो, वृत्त का केंद्र लेना है और वृत्त पर कोई भी एक बिंदु ले लेना है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी यही वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ये समझ में आया। डेफिनेशन में भी आप देख सकते हो, वृत्त का केंद्र वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये काफी आसान सा है। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता भी होगी। चलो, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप चैट में ही अभी आंसर करोगे। अभी आपको जो आकृति में दिख रहा है ओपी, ओपी को आप त्रिज्या बोलोगे या नहीं बोलोगे। ओपी त्रिज्या है या नहीं है, ये बताओ, हाँ या ना, यस या नो। हाँ, ओपी त्रिज्या है, चलो ठीक है। अगर मैं एक और बना रहा हूं, यहां पर मैं इस तरीके से बना रहा हूं ओ क्यू, ओ क्यू को आप त्रिज्या बोलोगे या नहीं बोलोगे। ओ क्यू को भी आप त्रिज्या बोलोगे, क्योंकि ये देखोगे ये ओ हमारा केंद्र है और क्यू क्या है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु है। तो वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु, ध्यान से सुनिएगा, वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु को आप अगर केंद्र से मिला दोगे, वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु को आप अगर केंद्र से मिला दोगे तो इस रेखाखंड को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, चलो, ये बताओ, अगर एक त्रिज्या की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, मान लो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ओपी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो ओक्यू की लंबाई कितनी होगी, ओक्यू की लंबाई कितनी होगी। तो आपको यह पता होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होगी सभी की लंबाई बराबर होती है। ठीक, निश्चित दूरी के बारे में आपको पढ़ाया गया था, आपको यह ध्यान रखना है, याद रखिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। वृत्त में अनगिनत त्रिज्या बनाए जा सकते हैं, वृत्त में अनगिनत त्रिज्या बनाए जा सकते हैं, वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होंगी सभी की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, दो चीज आपको ध्यान रखना है, क्या क्या, वृत्त में अनगिनत त्रिज्या बनाई जा सकती है और दूसरा वृत्त के जितने भी त्रिज्या होंगे सभी की लंबाई बराबर होगी। मतलब एक वृत्त का त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर दे दिया गया तो सभी के सभी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की ही हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। चलो, ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से एक बना दूं, इसे आप त्रिज्या बोलोगे या नहीं बोलोगे। अगर मैं ओ एम बना दूं तो ओ एम को आप त्रिज्या बोलोगे क्या, हाँ या ना। तो आपको साफ दिख रहा है ओ एम हमारा त्रिज्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो एम बिंदु है, ये जो एम बिंदु आपको दिख रहा है ये वृत्त पर स्थित बिंदु नहीं है। ठीक है, सभी चीजों को आप ध्यान से देखना है। क्या बोला गया था, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से दूरी, लेकिन एम बिंदु तो वृत्त पर स्थित नहीं है, तो ओ एम को हम त्रिज्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब तक आपने क्या पढ़ा, वृत्त का डेफिनेशन समझ लिया कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का केंद्र आपको पता चल गया कि वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, और वृत्त का त्रिज्या आपको पता चल गया कि वृत्त का त्रिज्या किसे कहते हैं। त्रिज्या में दो चीज आपको बताया गया कि अनगिनत त्रिज्या बनाई जा सकती है और जितने भी त्रिज्या होंगे सभी की लंबाई बराबर होती है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगला टॉपिक, जीवा। तो वृत्त का जीवा किसे कहते हैं यानी कॉर्ड ऑफ सर्कल किसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कॉर्ड कहते हैं इसे। इंग्लिश में भी आपको टर्म्स पता होने चाहिए। तो कॉर्ड यानी जीवा किसे कहते हैं, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन रीड करो। तो वृत्त पर स्थित
किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त का जीवा कहते हैं, यानी उसे ही कॉर्ड कहते हैं। मान लो अगर आप कोई भी वृत्त बनाओ, ठीक है, आपको अभी यहाँ पर एक वृत्त दिख रहा है, तो वृत्त पर कोई भी दो बिंदु आपको ले लेना है जो वृत्त पर ही स्थित होने चाहिए, ठीक है। कहीं पर भी आपको दो बिंदु लेना है जो वृत्त पर स्थित हो। अब अगर इन दोनों बिंदु को, मान लो एक बिंदु को मैं पी कह रहा हूं और दूसरे बिंदु को मैं क्यू कह रहा हूं, तो अगर मैं पी क्यू को मिला दूं, तो ये पी क्यू को मिलाने वाला जो रेखाखंड आपको दिख रहा है, पी क्यू को क्या कहेंगे, पी क्यू को ही हम जीवा कहेंगे, यानी कॉर्ड कहेंगे। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू जीवा है। ठीक है, ये समझ में आया कि पी क्यू क्या है, जीवा है। ठीक है, चलो, पी क्यू हमारा जीवा है। अच्छा ये बताओ कि किसी भी वृत्त में कितने जीवा बनाई जा सकती है, किसी वृत्त में कितने जीवा बनाई जा सकती है, किसी वृत्त में कितनी जीवा बनाई जा सकती है। त्रिज्या के बारे में जैसे आपको पता चला कि अनगिनत त्रिज्या बनाई जा सकती है, तो जीवा भी अनगिनत बनाए जा सकते हैं। देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो किसी भी वृत्त में देखो, एक जीवा मैं यहां पर बना दिया, दूसरा जीवा यहां बना दिया, तीसरा जीवा यहां बना दिया, है ना। तो आपको क्या करना है, वृत्त पर कोई भी दो बिंदु लेना है और उन दो बिंदु को मिला देना है ना। तो अगर मैं इस तरीके से एक वृत्त बनाऊं, एक बिंदु मैं ले लिया यहाँ पर और दूसरा बिंदु ले लिया यहाँ पर, इन दोनों को मिला दोगे तो ये जो भी रेखाखंड आपको दिख रही है, यही को आप क्या कहोगे, इसको आप जीवा कहोगे। ये समझ में आया, अनगिनत जीवा बनाई जा सकती है। ठीक, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताओ इसे आप जीवा कहोगे या नहीं कहोगे। इस लाइन को अगर मैं यहाँ पर पी क्यू बना रहा हूँ, तो पी क्यू को आप जीवा कहोगे या नहीं कहोगे। पी क्यू को आप जीवा नहीं कहोगे क्योंकि बिंदु पी वृत्त पर स्थित नहीं है, बिंदु क्यू वृत्त पर स्थित नहीं है, तो पी क्यू जो है यह जीवा नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं दूसरा बना रहा हूं, ठीक है, ये बताओगे यह जीवा है या नहीं है। अगर मैं यहां पर ए बी लिख दूं, तो ए बी जीवा है या नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ ए बी क्या है, जीवा है। यस, ये एक जीवा है, ए बी एक जीवा है। चलो अगर मैं यहां पर इस तरीके से बना दूं, मैं हरे कलर से बना दे रहा हूं, इसे आप जीवा बोलोगे या नहीं बोलोगे। इसका नाम मैं दे दे रहा हूं एक्स वाई, तो एक्स वाई को आप जीवा बोलोगे या नहीं बोलोगे। तो एक्स वाई को भी जीवा नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे कि हाँ हमें ये तो दिख रहा है कि एक्स बिंदु वृत्त पर है, लेकिन वाई बिंदु तो वृत्त पर स्थित नहीं है। तो वाई बिंदु वृत्त पर स्थित नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्स वाई को जीवा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब तक आपने जीवा को भी समझ लिया कि जीवा किसे कहते हैं, जीवा को पहचानते कैसे हैं। चलो जीवा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन और बताओ, अगर मैं इस तरीके से बना दूं, इसे आप जीवा कहोगे या नहीं बोल कहोगे। इसका मैं नाम पी क्यू ही दे दे रहा हूं। अब बताओ पी क्यू को जीवा कहोगे या नहीं कहोगे। नो, जीवा क्यों नहीं कहेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, पी क्यू को भी जीवा कहेंगे। हाँ यह एक जीवा है, यह जीवा है या नहीं है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे हाँ यह एक जीवा है। अब ध्यान से देखो क्यों एक जीवा है। काफी लोग को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे भी पता है कि आप लोगों को कंफ्यूज हो रहे होगे, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा पी क्यू तो व्यास है ना। पी क्यू आपको व्यास लग रहा होगा, व्यास क्या होता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं, है ना। लेकिन आप देखो इसको जीवा क्यों कहेंगे। देखो जीवा के बारे में आपको क्या पढ़ाया गया कि वृत्त पर किसी भी दो बिंदु को आप ले लो और उसको मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ पी, पी वृत्त पर स्थित है या नहीं, कहोगे हाँ पी तो वृत्त पर स्थित है। क्यू वृत्त पर स्थित है कि नहीं, हाँ क्यू भी वृत्त पर स्थित है। तो अगर पी और क्यू वृत्त पर स्थित है, तो इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड पी क्यू को जीवा कहेंगे। ठीक है, पी क्यू क्या है, एक जीवा तो है। लेकिन अब मुझे क्या दिख रहा है, पी क्यू एक ऐसी जीवा है, ध्यान से सुनना ये काफी इंपॉर्टेंट है। पी क्यू एक ऐसी जीवा है, ये एक स्पेशल टाइप की जीवा है। इसमें क्या स्पेशल है, यह केंद्र से होकर गुजर रही है। क्योंकि बाकी सभी जीवा तो आपको दिख रहा होगा कि यह केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा, यह भी केंद्र से होकर नहीं गुजर रहा, लेकिन पी क्यू जो जीवा है यह केंद्र से होकर गुजर रही है। तो ऐसी जीवा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजर रही है, उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं और उसे हम लोग व्यास कहते हैं। ध्यान में समझ में आया कि ऐसा जीवा, देखो व्यास का क्या डेफिनेशन है, तो वह जीवा
जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वही वृत्त का व्यास यानी डायमीटर कहलाता है। ठीक है, वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा ही होगी। तो जितना भी व्यास होगा, जो भी व्यास होगा उसको एक जीवा भी बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो वृत्त का व्यास जो होगा हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। ये समझ में आया या नहीं आया। वृत्त का व्यास हमेशा क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है, व्यास के बारे में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। पहला चीज, व्यास क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का जीवा होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है। तो केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को व्यास कहेंगे। पहला चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही व्यास होती है। देखो मैं यहाँ पर काफी सारे अगर जीवा बना के दिखाऊं, ठीक है, एक जीवा यहाँ पर आपको दिखा छोटा सा, है ना, अगर यहाँ बनाओ तो इससे थोड़ी सी बड़ी हो गई, है ना, और बड़ी हो गई। तो जितने भी आप सेंटर से मतलब केंद्र के नजदीक जाओगे जीवा की लंबाई बड़ी होती जाएगी, है ना, जितना भी आप केंद्र के नजदीक जाओगे जीवा की लंबाई बड़ी होती जाएगी। अब इसके नीचे मैं बना रहा हूँ ब्लैक कलर से, है ना, तो फिर से देखो आप छोटा होते गया, है ना, फिर से ये जीवा की लंबाई छोटी होती गई। तो इसमें बताओ सबसे बड़ी जीवा आपको कौन सी दिख रही है, सबसे बड़ी जीवा कौन से कलर की दिख रही है, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, या ब्लैक कलर की। सबसे बड़ी जीवा कौन सी कलर की दिख रही है, तो आपको पता है ग्रीन कलर वाली, मतलब ये वाली जो जीवा आपको दिख रही है यह सबसे बड़ी जीवा है ना, और इसे ही हम व्यास कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा। पहला चीज तो ये कि जो केंद्र से होकर गुजरने वाला जीवा है उसे व्यास कहेंगे। यह जो व्यास होगा वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही वृत्त का व्यास कहते हैं। सभी लोग अपने कॉपी पे लिख भी लो कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है ना, वृत्त का सबसे बड़ा जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। अच्छा ये बताओगे एक वृत्त में कितने व्यास बनाए जा सकते हैं, ये बताओ, एक वृत्त में कितने व्यास बनाए जा सकते हैं, कितने डायमीटर बनाए जा सकते हैं। सिर्फ एक बनाए जा सकते हैं, दो बनाए जा सकते हैं, या अनगिनत बनाए जा सकते हैं। तो अनगिनत बनाए जा सकते हैं। देखो तो किसी भी वृत्त में आप जितना चाहो उतना केंद्र से होकर गुजरने वाले रेखाखंड बना सकते हो। ठीक है, आपका जितना मन चाहे उतना बना सकते हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी वृत्त में अनगिनत, अनेक नहीं अनगिनत बोलो, ठीक है, आप कह सकते हो अनगिनत व्यास यानी डायमीटर बनाए जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कह रहा हूं एक व्यास का लंबाई, मान लो इसका नाम दे दिया गया PQ, PQ की लंबाई आपको दे दी गई 12 सेंटीमीटर। अब मैं दूसरा एक व्यास बना रहा हूं, अब इस व्यास की लंबाई आपको दे दी गई है, इसका नाम दे दिया गया AB। तो आप ये बताओ AB की लंबाई कितनी होगी, अगर PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई कितनी होगी, तो यह भी 12 ही सेंटीमीटर होगी। इससे क्या समझ में आया, इससे हमें से व्यास के बारे में एक और प्रॉपर्टी समझ में आया कि जितने भी व्यास होंगे, एक तो बताया गया अनगिनत व्यास होंगे, अब जितने भी व्यास होंगे सभी की लंबाई बराबर होगी, है ना। जिस तरीके से आपने ये समझा कि सभी त्रिज्या की लंबाई बराबर होती है तो सभी व्यास की भी लंबाई बराबर होती है ना। ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई बताओ। तो जितने भी व्यास होंगे सभी की लंबाई बराबर होगी। हम कह सकते हैं AB की लंबाई भी 12 सेंटीमीटर ही होगी। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब ध्यान से देखना, अब तक आपने क्या पढ़ा, एक बार व्यास के बारे में जल्दी जल्दी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या चीज जाने। सबसे पहले आपने ये जाना कि वह जीवा, जितना भी व्यास होगा क्या होगा, जीवा होगा। तो वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे व्यास कहते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का व्यास कहलाता है, यानी उसे के डायमीटर कहते हैं। दूसरा चीज, अनगिनत डायमीटर बनाए जा सकते हैं, अनगिनत व्यास बनाए जा सकते हैं। ठीक, तीन चीज हो गई। उसके बाद आप क्या कह सकते हो, जितने भी व्यास होंगे, जितने भी डायमीटर होंगे सभी की लंबाई बराबर होगी। तो ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब तक आपने क्या पढ़ा, वृत्त पढ़ा, केंद्र पढ़ा, त्रिज्या पढ़ा, और व्यास पढ़ा, और जीवा पढ़ा। पांच चीज आपने पढ़ लिया। ठीक है, पांच चीज आप लोगों ने जाना।
अब अभी थोड़ी देर पहले आपको त्रिज्या पढ़ाया गया था, है ना। अभी आपको थोड़ा देर पहले त्रिज्या पढ़ाया गया था। तो त्रिज्या और व्यास, इन दोनों में एक संबंध है और जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले ये देखते हैं कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। देखो, तो क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध। तो क्या बोला गया है, वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का दो गुना होता है। दो गुना मतलब दो से आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस वाले फिगर को देखूं, इस फिगर में तीन बिंदु मैं आपको दिखा रहा हूँ, पी, क्यू और ये सेंटर, जिसको केंद्र आप कह रहे हो, केंद्र को मैं ओ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ओ क्यू के बारे में पूछूं, तो ओ क्यू को आप क्या बोलोगे, ये बताओ। ओ क्यू को आप क्या बोलोगे, ओ क्यू क्या है इस वृत्त में, ओ क्यू को आप क्या बोलोगे, ओ क्यू को आप त्रिज्या बोलोगे, है ना। तो ओ क्यू को आप त्रिज्या बोलोगे, ठीक है। ठीक है, जिसकी लंबाई मैं मान लो कह दे रहा हूँ आर है, ठीक है। ओ क्यू की लंबाई आर है, त्रिज्या को। अच्छा, जिनका भी माइक ऑन है, चंदन, चंदन के नाम से जो ही बच्चा है अपना माइक आप बंद कर दोगे। चलो, अब देखो, तो ओ क्यू की लंबाई को मैं आर कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो ओ क्यू आर है और त्रिज्या कहेंगे। अच्छा, आर क्यों कह रहे हैं, कि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और आर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ठीक है। अब आपको ये पता है कि जितने भी त्रिज्या होंगे सभी बराबर होंगे। तो ओपी क्या है, ओपी भी हमारा त्रिज्या दिख रहा होगा आपको, कि ओपी भी त्रिज्या है। मतलब केंद्र से वृत्त पर किसी बिंदु के बीच की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। तो ओपी भी हमारा त्रिज्या है, ठीक है। तो आप कह रहे हो ओपी भी जो है त्रिज्या है। तो ओपी की लंबाई भी आर होगी। आपको पता है ना कि जितने भी त्रिज्या होंगे सभी बराबर होते हैं, तो ओपी और ओक्यू बराबर होंगे। तो ओपी भी आर हो गया और ओक्यू भी आर हो गया। अब पी क्यू को आप क्या बोलोगे, अगर पी क्यू के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे पी क्यू तो हमारा डायमीटर है, यानी व्यास है, क्योंकि केंद्र से होकर जाने वाली जीवा आपको दिख रही है। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा व्यास है, ठीक है। पी क्यू हमारा व्यास है। अब देखो, पी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू को आप लिख सकते हो ओ पी प्लस ओ क्यू, है ना। इतना लिख सकते हैं या नहीं, पी क्यू को आप ओ क्यू प्लस इतना, बताओ समझ में आया या नहीं आया। अगर मैं यहाँ पी लिख दूँ, यहाँ पर क्यू लिख दूँ और यहाँ ओ लिख दूँ, तो ये पूरा पी क्यू जो होगा वो ओ पी और ओ क्यू को जोड़कर मिल जाएगा, है ना। तो इतना आपको मिल जाएगा। तो ओपी की लंबाई आप बोल रहे हो, ओपी कितना है, ओपी भी हमारा आर था और ओक्यू भी हमारा आर था, यानी आर प्लस आर, तो हम क्या कहेंगे, टू आर। तो आर प्लस आर कितना होता है, टू आर होता है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि पी क्यू जो डायमीटर है, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर है तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डायमीटर जो होगा वो डी जो होगा टू इंटू आर होगा। मतलब अगर जब भी आपको डायमीटर पूछा जाए यानी व्यास पूछा जाए, तो आप त्रिज्या में दो से गुना कर दोगे। ये अब जो भी फॉर्मूला है, ये रिलेशन है, इसको अपने कॉपी में नोट करो और इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। हमेशा ये आपको यूज करना है, जब भी आपको त्रिज्या देके व्यास पूछा जाए बस आपको दो से गुना कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर की है, तो व्यास की लंबाई क्या होगी, ये बताओ, व्यास की लंबाई क्या होगी, चैट में लिखकर बताओगे। अगर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर की है तो व्यास कितना होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हो क्या कि अगर मुझे त्रिज्या पता है तो आप सीधे सीधे आप तो इतना कर सकते हो, आपको कोई भी इमेज या चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे डायमीटर अगर दिया हुआ है तो 2 गुना 4 कर देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो हम कहेंगे व्यास हमेशा त्रिज्या को 2 से गुना कर दोगे आपको मिल जाएगा। तो व्यास कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर व्यास आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा बताओ, त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी। तो आप कह सकते हो व्यास अगर त्रिज्या का 2 गुना है तो त्रिज्या व्यास का आधा होगा। तो आप कह सकते हो त्रिज्या जो होगा 20 का आधा होगा, यानी 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। इतना सारे चीज आपको पता होने चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले आपको यह पता है कि वृत्त क्या है, एक बंद आकृति है ना। वृत्त कैसा होता है, एक बंद आकृति है।
कभी भी ऐसा खुला आकृति को आप वृत्त नहीं बोलोगे, है ना। वृत्त को क्या कहोगे, हमेशा एक बंद आकृति को ही आप वृत्त कहोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये आपको तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट करके बार बार बता रहा हूँ कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास होती है, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त की ही सबसे बड़ी जीवा को ही वृत्त का व्यास कहते हैं। उसके बाद वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। वृत्त का व्यास इसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। और उसे कहते क्या है, ये सारी चीज तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप तीन चीज ध्यान देना। वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त का व्यास जो है वृत्त का दो बराबर भागों में बांटता है और उसे क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। इसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। और वृत्त क्या है, एक बंद आकृति है। तो ये बताओ, अब तक जितनी भी चीज पढ़ाई गई, अगर समझ में आया तो वाई लिखो, और कोई भी डाउट है तो एन लिखकर अपना डाउट पूछ सकते हो। चलो, अब चैट में जल्दी जल्दी लिखकर बताओगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई तो पहला क्वेश्चन काफी आसान है और काफी कम समय मिलेगा आपको। तो जल्दी से पोल सेक्शन में जाना है और आंसर करना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन में बस आपको वृत्त को पहचानना है कि निम्न आकृति में वृत्त कौन सा है, ए बी सी या डी। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। जितने लोग ज्वाइन हो सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें। अच्छा, चैट में आंसर नहीं देंगे, चैट में आंसर नहीं देना है, आंसर पोल में ही देना है। तो आप ये देखो कि डी। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, चैट में आंसर नहीं देना है, माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, पोल में ही आंसर करना है। पोल आप में आ रहा है ना, पोल सभी में आ रहा है, पोल में जाए और आंसर करे। चलो 5 सेकंड और है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। सर बी है। चलो ठीक है, अपना माइक आप बंद रखोगे। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर चैट में आप पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो अब चैट ओपन है, अब आप चैट में आंसर कर सकते हो। चलो, तो अगर इन चारों आकृति को आप देखो, तो ऑप्शन सी तो सबसे पहले आप बोलोगे या तो खुली आकृति है, हमारा वृत्त नहीं हो सकता। ऑप्शन डी भी, कहीं से भी हमें वृत्त नहीं दिख रहा। अब ए और बी को आप देखो, तो ए और बी को अगर हम देखें तो कह सकते हैं बी में और ए में क्या अंतर है। अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त, इस वाले आकृति को, अगर ऑप्शन ए को देखूं, तो अगर मैं इस वाले को केंद्र बोलूं, तो इस पे जो भी आकृति है, इस पे जितने भी बिंदु स्थित है, क्या इस केंद्र से बराबर दूरी पर हैं। तो आप बोलोगे नहीं, यह दूरी हमें कम दिख रही है और यह दूरी ज्यादा दिख रही है ना, यह दूरी कम दिख रही है और यह दूरी ज्यादा दिख रही है। तो यह, इसे हम वृत्त नहीं कहेंगे। तो वृत्त का डेफिनेशन में आपको पढ़ाया गया कि केंद्र से सभी बिंदु बराबर दूरी पर होनी चाहिए, तो ऐसी आकृति को ही हम वृत्त कहेंगे। तो हमारा बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो फिर से, अच्छा, पोल में जाने के पहले मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, ये बिंदु ए है, हो सकता है कि आपको अभी दिख नहीं रही होगी। तो यह बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु सी है और यह बिंदु डी है, ठीक है। तो अब पोल सेक्शन में जाएं और पोल सेक्शन में आंसर करें। यहां पर आपको यह बताना है कि कौन सा बिंदु वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र आपको पहचानना है। तो सारी चीजें पढ़ाई गई, आपको सारी चीजों को पहचानने के लिए आपके पास सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देखो कि केंद्र आप किसे कहोगे, ए को, बी को, सी को या डी को। सर डी को। अच्छा, आप बार बार चैट ऑन करके आंसर दे रहे हो, आपको मैं बार बार मना कर रहा हूँ। आप अगर इस तरीके से बार बार चैट ऑन करके आंसर दोगे तो फिर आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। अगले बार मैं वार्निंग नहीं दूंगा। तो आपको आंसर या तो पोल में देना है, पोल नहीं आता है तो जब पोल में एंड करता हूं तब चैट में आंसर देना है। ये लास्ट वार्निंग थी आपकी।
चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और एंड करके अब चैट ओपन है। अगर किसी भी वजह से आप चैट में पोल में आंसर नहीं कर पाते हो तो चैट में बाद में आंसर किया करोगे। चलो, तो यहाँ पर आपको ये बताना है केंद्र कौन सा है। तो केंद्र के बारे में आपको पता है कि केंद्र कहाँ होता है, वृत्त के अंदर होता है। ठीक है, वृत्त के अंदर होता है। उसके बाद केंद्र के बारे में आपको यह भी पता है कि वृत्त पर स्थित जितने भी बिंदु हैं उन सभी से निश्चित दूरी पर होता है ना। तो हमें दिख रहा है बिंदु सी ही एक ऐसा बिंदु है जो हमें केंद्र दिख रहा है। हम क्या कहेंगे, काफी सही, आसान सा है कि हमारा ऑप्शन सी यानी बिंदु सी जो है वृत्त का केंद्र है। वृत्त का डी तो बाहर में है और बी और ए वृत्त का केंद्र हमें नहीं दिख रहा, तो हम क्या कहेंगे, बिंदु सी ही इस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ या ना चैट में लिखकर बताओ। ये तो काफी आसान से ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो फिर से और क्वेश्चन करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में बस त्रिज्या को पहचानना है। त्रिज्या के बारे में आपको पढ़ाया गया, तो आपको यह पहचानना है कि यहाँ पर जो इतने सारे रेखाखंड बनाए गए हैं इन रेखाखंड में कौन सा त्रिज्या है। त्रिज्या को आपको पहचानना है बस। दिए गए वृत्त में त्रिज्या कौन सी है, तो आप सभी ऑप्शन को देखो और देखो कि कौन सा त्रिज्या आपको लग रहा है। देखो, ये सारे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से देखो, आपको आंसर काफी जल्दी मिल जाएगा। 5 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड में पोल को मैं एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, सभी ऑप्शन को देखें। सबसे पहले तो हमें बोला गया त्रिज्या यानी रेडियस को पहचाने। तो ओ ए को आप देखोगे तो ओ ए को त्रिज्या बोलोगे क्या, तो बोलेगे ओ तो केंद्र है। अच्छा, त्रिज्या होता क्या है? अगर आपको त्रिज्या पहचानना है तो पहले त्रिज्या पता होनी चाहिए ना कि त्रिज्या होती क्या है। तो त्रिज्या के बारे में आप क्या बोलोगे, त्रिज्या क्या होता है, किसी भी वृत्त के, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वृत्त के केंद्र हाँ से, सर। सेंटर यानी केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर हम मिला दें तो वही सर रेखाखंड समझ को में नहीं आ रहा। क्या कुछ बोल रहे हो क्या? चलो, मैं त्रिज्या बता रहा था ना। त्रिज्या के बारे में आपको यह ध्यान देना है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को आप मिलाओगे तो उसे क्या कहेंगे, वृत्त का त्रिज्या कहेंगे। तो ओ ए के बारे में आप क्या कहोगे, ओ ए हमारा त्रिज्या नहीं है क्योंकि ए बिंदु जो है वृत्त पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखते हैं तो ओ बी है। तो ओ क्या है, हमारा केंद्र है। बी को आप ध्यान से देखो तो कहोगे बी जो है वृत्त पर स्थित एक बिंदु है। तो ओबी को आप क्या कहोगे, हाँ ओबी जो है यह त्रिज्या है ना। ओबी को क्या कहोगे, त्रिज्या कहोगे, क्योंकि त्रिज्या की परिभाषा ही यही थी कि वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित एक बिंदु की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब जब आपको ऑप्शन बी सही आंसर मिल गया है तो बाकी ऑप्शन को आप चेक नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन डी को देखो तो ई एफ को आप क्या कहोगे, तो ई एफ जो आपको दिख रहा है, ई एफ को आप जीवा कहोगे, है ना। ई एफ को क्या कहोगे, जीवा कहोगे। जीवा के बारे में भी आपको अभी पढ़ाया गया था। चलिए, ये समझ में आ गया तो आप वाई लिखकर बताओगे। अगर समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी वाई लिखकर बताएं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो, तो फिर से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में आपको त्रिज्या पहचानना था और इस क्वेश्चन में आपको व्यास पहचानना है। तो आप देख के बताओ कि कौन सा व्यास है। तो पोल सेक्शन में जाओ और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करो कि इसमें से कौन सा व्यास है, सी डी, ई एफ, ए ओ या ए बी। तो व्यास को पहचानना है। सभी लोग आंसर करेंगे।
चलो 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये सारा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप चैट में भी आंसर लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, व्यास पहचानना है। तो व्यास के बारे में क्या पढ़ाया गया, तो व्यास को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका तो यही है कि आपको यह बताएगा कि व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। मतलब वृत्त ऐसी जीवा, जो मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए, तो ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे उस जीवा को व्यास कहते हैं। तो इन सभी रेखाखंड को आप देखो तो हमें एक ही रेखाखंड ए बी, ए बी ही एक ऐसी रेखाखंड दिख रही है, एक ऐसी जीवा दिख रही है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है। और केंद्र कौन सा है, या बिंदु ओ केंद्र है। तो ए बी को क्या कहेंगे, ए बी हमारा व्यास होगा। सी डी, ई एफ और ए ओ, ये तीनों के तीनों केंद्र से होकर गुजर नहीं रहे हैं, ठीक है ना। ए बी हमारा केंद्र से होकर गुजर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए बी हमारा वृत्त का व्यास होगा। ठीक है, अब व्यास पे तो क्वेश्चन कर लिया, ये समझ में आ गया या नहीं बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया। व्यास कैसे पहचानोगे, आपको बस ये देखना है कि केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखाखंड को ही व्यास कहेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा होती है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस बार जीवा पहचानना है। तो आपको ये बताना है कि इतने सारे रेखाखंडों में कौन से रेखाखंड जीवा है। जीवा यानी कॉर्ड। तो आपको देखना है कि कॉर्ड कौन सा है, सी डी, ओ बी, पी क्यू या ई एफ। ध्यान से देखिए और आंसर करेगी कौन सा आपका जीवा है। जीवा के बारे में आपको अभी अभी पढ़ाया गया था। चलो 5 सेकंड और है, 5 सेकंड और रुकूंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो आपको क्या करना है, जीवा पहचानना है, वृत्त की जीवा कौन सी है। तो जीवा के बारे में आपको क्या बताया गया, तो जब पहचानना है जीवा को तो आपको जीवा पता होना चाहिए। कोई भी वृत्त में वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदु को अगर हम मिला दें, तो ये ध्यान देना है कि वृत्त पर स्थित ही दो बिंदु होने चाहिए, और वृत्त पर स्थित दो बिंदु को मिला देंगे तो उसे जीवा कहेंगे। तो पी क्यू को आप क्या कहोगे, पी क्यू हमारा जीवा नहीं है, क्योंकि पी बिंदु और क्यू बिंदु ये दोनों ही वृत्त पर स्थित नहीं है। तो हमें एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, एक रेखाखंड आपको दिख रही होगी ई एफ। तो ई एफ के बारे में आप क्या कहोगे कि बिंदु ई, ध्यान से देखिए, बिंदु ई भी वृत्त पर स्थित है और बिंदु एफ भी वृत्त पर स्थित है। ठीक है ना, बिंदु ई भी वृत्त पर स्थित है और बिंदु एफ भी वृत्त पर स्थित है। तो ऐसे रेखाखंड को जो वृत्त के दो दो वृत्त पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हैं उसे ही हम वृत्त की जीवा कहते हैं। तो ई एफ क्या है, हमारा जीवा है, यानी ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन सी क्यों, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी में पी क्यू है ना, पी क्यू को आप जीवा नहीं कहोगे क्योंकि पी और क्यू क्या है, वृत्त पर स्थित बिंदु नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये समझ में आया नहीं आया, ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया। चलो, अगर ये समझ में आया तो अभी आपको एक क्वेश्चन और करना है, इसमें आपको व्यास पूछा जा रहा है। अगर त्रिज्या की लंबाई दी गई है तो आप व्यास की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे। तो यह भी आपको अभी अभी मैं बता रहा था। तो आपको यह देखना है कि अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की है तो व्यास की लंबाई कितनी होगी। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की है तो व्यास की लंबाई कितनी होगी। त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर है तो व्यास की लंबाई आप कैसे ज्ञात करोगे। चलो 5 सेकंड और है आपके पास, काफी आसान ये सारे क्वेश्चन है। अभी अभी आपको व्यास और त्रिज्या में एक संबंध बताया गया था। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, एक फॉर्मूला भी आपको लिखवाया गया और आपको बोला गया कि वो नोट कर लेना है। ठीक है, तो आप देखो कि अगर त्रिज्या की लंबाई दी गई है तो व्यास आप कैसे ज्ञात करोगे।
चलो अब पोल को एंड करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। चलो, तो यहाँ पर दिया गया त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर और व्यास की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो अभी अभी आपको एक संबंध पढ़ाया गया था, है ना। व्यास में और त्रिज्या में एक संबंध यानी एक रिलेशन पढ़ाया गया। वो क्या रिलेशन था? वह रिलेशन में ही आपको बताया गया कि d इक्वल टू 2 × r, है ना। इसका मतलब क्या था? व्यास की जो लंबाई होती है वो हमेशा त्रिज्या की दोगुनी होती है। आपको डेफिनेशन भी ये लिख के भी बताया गया था कि व्यास जो होता है हमेशा त्रिज्या का दोगुना होगा, मतलब 2 से आपको गुना करना होगा। तो अच्छा, ऑप्शन बी काफी लोगों के आंसर है। तो ऐसा नहीं है, त्रिज्या और व्यास बराबर नहीं होते, त्रिज्या और व्यास बराबर नहीं होते, व्यास 2 गुना होता है। तो 2 गुना त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ 3 लिख दोगे, तो 2 गुना 3 कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो व्यास की जो लंबाई होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बना रहा हूँ, तो अगर ये वृत्त की त्रिज्या है जो 3 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर से आप अगर इसको पीछे की तरफ भी इस तरीके से बढ़ा दोगे तो यह भी 3 सेंटीमीटर होगा, है ना। और ये पूरा जो लंबाई हो जाएगा यह व्यास होगा, ये 6 सेंटीमीटर लंबी होगी। ठीक है, हाँ, काफी लोगों के आंसर सही थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? आज के क्लास में कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप वाई लिख कर बताओ। अगर सारा चीज समझ में आ गया तो आप वाई लिखो। इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अभी क्लास कोई छोड़कर नहीं जाएगा, अभी आप लोग होमवर्क नोट करोगे। तो ये सारे आपके होमवर्क है। अच्छा, हो सकता है कि आपको लगे कि ये काफी सारे होमवर्क आज दे दिए गए, 6 एक्सरसाइज। तो ये 6 एक्सरसाइज नहीं है। आपको पहले तो ये वाला छोड़ देना है, 4.1 और 4.2 नहीं करना। ठीक है, तो आपको ये 5 एक्सरसाइज करना है, 1 2 3 4 5। अब देखो, इनमें प्रश्न काफी कम है, एक एक प्रश्न है सभी में, तो सभी में एक एक क्वेश्चन है। काफी आसान सारे क्वेश्चन है। आप सभी को ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो।